नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। शिवाजी के जीवन वृत्त के प्रसंग में सिंहगढ़ जीतने के बाद शिवाजी की एक और कथा प्रस्तुत है। सितंबर मास में शिवाजी द्वितीय बार सूरत पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए। इस बार उन्होंने प्रथम बार की भांति गुप्त रहकर सूरत की ओर प्रस्थान नहीं किया। प्रथम बार तो उनके घोड़ों की द्रुत गति ही उनका समस्त संबल था, किंतु अब की बार वे प्रकाश रूप से प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ 15 सहस्त्र अश्वारोही थे। मराठों के आगमन का समाचार सुनते ही भारतीय व्यापारी तो आतंकित होकर नगर से पलायन कर गए। अंग्रेज व्यापारियों ने अपने गोदामों का माल अन्यत्र भेज दिया। नगर को अभी कुछ दिन पूर्व ही मुगल शहंशाह के आदेशानुसार पुनरेन प्राकारबद्ध किया गया था, किंतु 3 अक्टूबर के दिन जब मराठों ने नगर पर आक्रमण किया तो नगरस्थ मुगल सेना से उनका विशेष विरोध नहीं बन पड़ा। नई प्राकार माला सहज ही प्रहरियों से शून्य हो गई और मराठों की अश्वरोहिणी ने नगर में प्रवेश पा लिया। मुगल सूबेदार ने एक बार फिर अंतरदुर्ग का आश्रय लेकर अपनी अयोग्यता का परिचय दिया। मराठे नगर को लूट रहे थे और सूबेदार अंतरदुर्ग में हाथ पर हाथ धरे बैठा था। मराठों ने सर्वप्रथम तारतार सराय की ओर दृष्टिपात किया। अक्टूबर सन 1670 में एक अपूर्व अभ्यागत तारतार सराय का आतिथ्य ग्रहण कर रहा था। वह था काशगढ़ का बादशाह, जो औरंगजेब का संबंधी था। उसके अपने पुत्र ने उसे सिंहासनच्युत कर दिया था, किंतु वह अपने कोष का अधिकांश अपने साथ लेकर तुर्किस्तान का त्याग करने में सफल हो गया था। इस प्रवास काल को व्यतीत करने के लिए उसने मक्का की यात्रा की थी और अब वह वहीं से लौटा था। वह बड़ी धूमधाम के साथ आया था। उसके पास सुवर्ण, रजत, बहुमूल्य पात्र, सुवर्ण की एक शैया तथा अन्य आसन, पीठ इत्यादि थे। तारतार सराय पर आक्रमण करने के लिए मराठों को अनिवार्यतः ही नगर के फ्रांसीसी आवास अंचल में से होकर जाना था। फ्रांसीसी कोठी वाले भयभीत हो गए और उन लोगों ने कहा कि मराठी यदि उन लोगों को अभयदान दे दें तो वे शांतिपूर्वक मार्ग से हट जाएंगे। मराठों ने यह शर्त स्वीकार कर ली और तब उन लोगों ने तारतार सराय पर आक्रमण कर दिया। तारतार सैनिक सांझ तक सफलतापूर्वक मराठों को अवरुद्ध किए रहे। तदंतर रात के अंधकार में काशगढ़ का बादशाह अपने परिवार तथा कर्मचारियों को साथ लेकर पलायन करता हुआ अंतरदुर्ग में शरणापन्न हो गया। उसका सारा कोष तथा सुवर्ण शैया इत्यादि पीछे छूट गए थे। 5 अक्टूबर की सांझ को मराठों ने नगर से निष्क्रमण किया और वे लोग धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होने लगे। सूबेदार ने दाऊद खां नाम के एक सेनानायक को आदेश दिया कि वह मराठों का पथ अवरुद्ध कर लें। दाऊद खां ने अश्वारोहियों के एक दल को शिवाजी के पृष्ठ पर लूट खसोट करने के लिए भेज दिया और वह स्वयं अपनी पदाती सेना लेकर नासिक की घाटी पर जा डटा। वह दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को बंद कर देना चाहता था। शिवाजी ने सहसा प्रत्यावर्तन करके पीछे आने वाली मुगल अश्वारोहिणी को सर्वथा ध्वस्त कर दिया और फिर वे सह्याद्री पर्वत को पार करके दाऊद खां के पृष्ठ पर जा टूटे। वह सेना घाटी में फंसी हुई थी, अतः वह शीघ्र ही परास्त हो गई। उस वर्ष के शीतकाल तथा आगामी वर्ष की वसंत ऋतु में शिवाजी निरंतर ही साफल्य लाभ करते चले गए। सूरत पर एक तीसरे अभियान का अभिनय करके शिवाजी ने मुगल सेना को धोखे में डाल दिया। वह सेना मध्य भारत को त्याग कर सूरत की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर गई। शिवाजी का उद्देश्य था कि उनके पूर्वोत्तर प्रत्यंत पर से मुगल सेना अपसरित हो जाए और मुख्य मुगल सेनाएं जो ही पश्चिम की ओर अभिमुख हुई त्यों ही वे मध्य भारत पर चढ़ दौड़े और उन्होंने खंदेश को पददलित कर दिया। दिल्ली से मुगल शहंशाह ने महावत खां नाम के एक नए सेनापति को पठाया। वह भूतपूर्व शहंशाह के समय में बहुत विख्यात हो चुका था। अब उसके साथ 40,000 नए सैनिक आ रहे थे। इस मुगल सेना ने मध्य भारत को पार करके सर्वप्रथम मराठों के पृष्ठ को अभिभूत कर दिया, किंतु मुगल सेना की अग्रगति मंद थी। उस सेना का वृद्ध सेनापति केवल अपने कुछ मित्रों तथा चाटुकारों को ही लेकर व्यस्त नहीं था। उसके साथ 400 चुनी हुई पठान नर्तकियां भी थीं। कुछ दिन उपरांत उत्तर की ओर से और भी नए सैनिक आ गए और मुगल सेना की अग्रगति और भी मंद हो गई। इस प्रकार कई महीने व्यतीत हो गए। तब सन 1672 के आरंभ में सालेर नगर के निकट एक मुठभेड़ हुई।
मराठों ने पहले तो मुगल सेना के घर्षण को अवरुद्ध किया और फिर उनकी अश्वरोहिणी ने अपूर्व पराक्रम करके मुगल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। मुगल सेना के केवल 2 सहस्त्र सैनिक ही भागकर अपने प्राण बचा पाए। 20 सहस्त्र मुगल सैनिकों ने प्राण गंवा दिए अथवा आत्मसमर्पण कर दिया। आहत सैनिकों के साथ शिवाजी ने सदा के समान सौजन्य का व्यवहार किया। उन्होंने आहत सैनिकों की चिकित्सा करवाई और जब वे लोग स्वस्थ हो गए तो उनको प्रभुत उपहार देकर उनके घर भेज दिया। अगणित सैनिकों के साथ साथ मराठों ने 6 सहस्त्र घोड़े, 125 सांग्रामिक हाथी और शत्रु का समस्त कोष भी हस्तगत किया। सूरत के अंग्रेज कोठी वाले ने लिखा, जो भी सेनापति उनके राज्य में प्रविष्ट हुए हैं उनमें से अधिकतर को उन्होंने पराभूत करके प्रत्यावर्तन करने के लिए विवश कर दिया। औरंगजेब अब भी शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था। पहाड़ी चूहा की सतत सफलता का समाचार सुनकर उसने अपना सिर पीट लिया और उसने एक नए सूबेदार बहादुर खां को शिवाजी से संघर्ष करने के लिए नियुक्त किया। किंतु आक्रमणात्मक अभियान का सूत्र अब मुगलों के हाथ में नहीं रह गया था। अब तो मराठे ही अविरत आक्रांता थे। कई एक वर्ष पूर्व मुगल बादशाह की मनोकामना थी कि वह किसी न किसी प्रकार मराठों को मैदान में मुठभेड़ के लिए विवश कर दिया जाए। उनको विश्वास था कि मैदान के द्वंद में मराठे अवश्य ही अभिभूत हो जाएंगे, किंतु अब मुगल सेना ही इस प्रकार के युद्ध से सिर छुपाने लगी थी। नए सूबेदार ने कुछ एक नई चालें चली। बम्बई के अंग्रेज कप्तान गेरी ने इन चालों को देखकर लिखा कि इस प्रकार शिवाजी का पीछा तो होता रहा किंतु उनकी कोई क्षति नहीं हो पाई। तदंतर नए सूबेदार ने अचल होकर एक दुर्गमाला का निर्माण प्रारंभ कर दिया। वह मराठों की लूटपाट से मुगल प्रदेश का परित्राण करना चाहता था। मुगल सेना के बहुत से सेनानायक शिवाजी के साथ संधि की वार्ता चलाने लगे। अन्य सेनानायकों ने प्रकाश रूप से पलायन किया और अवशिष्ट सेनानायक देव की दुहाई देकर खान पान तथा स्त्री सहवास में रम गए। उनको आशंका थी कि मराठे किसी दिन भी उन लोगों को उनके स्थान से स्खलित कर देंगे। दक्षिणस्थ मुगल सेना की इस विश्रृंखला का वर्णन डॉक्टर जॉन फ्रायर ने किया है। बहादुर खां जिस समय सूबेदार था उस समय डॉक्टर फ्रायर कई एक मुगल दुर्गों को देखने गया था। उसने देखा कि मुगल सैनिक उदासीन और कापुरुष हैं। जो भागने में सबसे आगे रहता है वही सबसे बड़ा शूरवीर माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के शस्त्र अस्त्र इस प्रकार धो मांझ कर रखे हुए हैं कि वे लोग उनको मेला करने की मनोकामना नहीं कर पाते। उनके सेनानायक तो कागजी पहलवान हैं, जिनको रणक्षेत्र की अपेक्षा पान पात्र से ही अधिक प्रेम है। सैनिकों को 14 मास का वेतन नहीं मिला था और वे सेनापति के आवास को घेर कर सलाम बजाते रहते थे, जिससे कि सेनापति को उनके अवशिष्ट वेतन का स्मरण हो जाए। अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उस अविराम तथा असफल युद्ध में सैनिकों को कोई रस नहीं आता था। जब भी शिवाजी की सेना उन सैनिकों को दिखलाई देती है तभी वे सब लोग भाग खड़े होते हैं। मुगल सेना के सेनानायक तो विश्वास किए बैठे थे कि पराजय अंततः उनके ही पक्ष में होगी। वे अपने अपने प्रासादों में श्रमत्त होकर पड़े रहते थे और दिल्ली से दूर अपने प्रवास काल को विविध प्रकार के विलास में डूबकर बिता रहे थे। डॉक्टर फ्रायर ने एक ऐसे ही सेनानायक से साक्षात्कार किया। उसने डॉक्टर फ्रायर को अपना हरम भी दिखलाया, जिसमें उसकी 3 पत्नियां तथा 300 वेश्याएं थी। एक विदेशी पुरुष को प्रवेश करते देखकर उन स्त्रियों ने लज्जा का अभिनय किया और वे अपने मुखों को अपने हाथों से ढांककर इतस्ततः भाग निकली, किंतु अपनी अपनी उंगलियों के बीच से वे सब जनी डॉक्टर फ्रायर को घूर रही थी। और ये सुनकर कि नवागंतुक विदेशी एक चिकित्सक है, उस सेनानायक ने आग्रह किया कि डॉक्टर फ्रायर उसकी एक पत्नी की चिकित्सा करें। कई एक और भी विदेशी चिकित्सक उन स्त्रियों की चिकित्सा कर रहे थे। वे स्त्रियां जब भी सेनानायक का मनोरंजन करने अथवा विदेशी चिकित्सकों द्वारा सेवित होने से अवकाश पाती थीं, तभी वे सीने पिरोने अथवा मिष्टान और चाट पकौड़ी खाने में अपना सारा समय व्यतीत करती रहती थीं। डॉक्टर फ्रायर ने उस सेनानायक से पूछा कि उसको मराठों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा गया है तो वह मराठों के विरुद्ध हाथ पांव भी क्यों नहीं हिला रहा। सेनानायक ने उत्तर दिया कि शिवाजी को अभिभूत करना जितना कष्टकर माना जाता है उससे भी अधिक कष्टकर है। और तदंतर वह बहादुर खां सूबेदार के विरुद्ध फट पड़ा। उसने कहा, घूस खाने के अतिरिक्त बहादुर खां कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत नहीं। मुगल सेनानायकों की जब ये अवस्था थी तो ये आश्चर्य का विषय नहीं कि शिवाजी उनके विरुद्ध सर्वथा सफल रहे।
मुगल सेनाओं को आत्मत्राण की नीति अपनाने के लिए विवश करके शिवाजी सहसा पूर्व की ओर गोलकुंडा राज्य के प्रति पराक्रम उन्मुख हो गए। यह भी एक मुसलमान राज्य था। शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर और मुगल साम्राज्य द्वारा चलाए जाने वाले द्वंद्व में यह राज्य अभी तक उदासीन रहा था, किंतु उसकी उदासीनता शिवाजी से उसका त्राण करने में सफल नहीं हुई। शिवाजी ने आत्मसमर्पण तथा करदान की मांग उठाई। गोलकुंडा का सुल्तान तुरंत ही 20 लाख सुवर्ण मुद्रा कर के रूप में देने के लिए प्रस्तुत हो गया। इसी समय बीजापुर का सुल्तान मर गया। इस अस्त व्यस्त अवस्था में फिर एक अंतर्द्वंद की सृष्टि हुई, जिसका समाचार पाकर शिवाजी ने हस्तक्षेप किया और बीजापुर का कुछ भूभाग अपने राज्य में मिला लिया। शिवाजी अब दक्षिण भारत में सर्वशक्तिमान थे। उनके सहधर्मी हिंदुओं को वे उत्तर के मुसलमान शहंशाह के प्रतिद्वंदी प्रतीत होते थे और उन्होंने भी अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति तथा अपने विस्तृत अधिकार का पुष्ट प्रदर्शन करने की ठान ली। उन्होंने घोषणा की कि वे हिंदू भारतवर्ष के सम्राट के रूप में सिंहासन आरूढ़ होंगे, उसी प्रकार के मंगल संस्कारों के साथ जो मुसलमानों के आगमन से पूर्व पुरातन काल के सम्राटों के सिंहासन आरोहण के समय अनुष्ठित होते थे।